हमने देखा है जो अशिक्षित लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, चूँकि आपके एक आध लाइव प्रोग्राम में भी हमने रिसर्च किया है, उसमें भी हमने देखा है कि एक जगह ऐसा कुछ घटना हुआ था जिसमें लोग पता नहीं क्या सीटी बजा दिए कि क्या किए थे। इस प्रकार के लोग भी लेवल तक काम करते हैं, जिला लेवल तक काम करते हैं, यानी कि एसी वाले कमरे में वो अपना मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और फिर एसी वाली गाड़ी में बैठेंगे और निकल जाएँगे। गाँव तक उनको गाँव तक में अगर कोई किसी से पूछ दिया जाए कि बीएसपी का प्रभारी कौन है, तो किसी को पता नहीं रहता है। इसके बारे में बड़ी धरती है, इसको चलाने वाला तो ज़रूर कोई होगा। इसको चलाने वाला प्रकृति है। प्रकृति है। लोगों का कहना है कि ये भगवान चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति है तो आज ठंडी है, प्रकृति है तो आज गर्मी है, ढोंग प्रकृति है तो पाखंड आज में संलिप्त हैं, जिसके वजह से हमारा समाज दिन प्रतिदिन पीछे जाता है। क्या आपको लगता है कि देवी देवता वगैरह को मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा। मैं उन्हें मानती हूँ जो जो मेरे सामने होते हैं। जगा लीजिए, जगा लीजिए, जगा लीजिए, आया देश में है बाबा का बहार, बहुजन को जगा लीजिए, बाबा साहब का सपना सजा के धम्म अपना लीजिए। जब भूत को आप देखी हैं कभी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। शायद जो मानते हैं उन्होंने देखा होगा। भूत को आपने नहीं देखी हैं। और जय भीम साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मेरे साथ वो महान गायिका मौजूद हैं जो आज समाज में चल कर के हर जगह, हर प्रदेश में, भारत के कोने-कोने में जा कर के लोगों को जगाने का काम कर रही हैं। आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, प्रीति बौद्ध। जी हाँ, प्रीति बौद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब देख रहे होंगे और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे और आपके तमाम सवालों को समझने का हम प्रयास करेंगे। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो प्रज्ञा टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं आप सबको मेरा सादर बधाई। जय भीम। मैं प्रीति बौद्ध, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश से। जी। थोड़ा-सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ। जी बिल्कुल। मेरे फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है और मुझे लेके हम 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी दीदी हैं जो इस टाइम वो शादीशुदा हैं और टेट क्वालिफाई हैं। और उसके बाद मेरी फिर और एक दीदी हैं, वो भी टेट क्वालिफाई हैं और वो भी शादीशुदा हैं। फिर मेरे भैया हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं। और फिर मेरे उनसे छोटे भैया विपुल भैया को आप सब जानते हैं। उसके बाद मैं हूँ। फेसबुक में जब भी आप कोई पोस्ट लिखती हैं तो उसमें कहीं न कहीं कमेंट में ये भी पूछा जाता है आपसे कि आप कहाँ के रहने वाली हैं? पता भी बता दीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला मऊ, उत्तर प्रदेश। ऐसे घर भी जानना है आपको? घर पे हम रहते नहीं हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है घर जानने का, बस जिला मऊ, उत्तर प्रदेश। तो आप सब समझ सकते हैं, आगे से कमेंट में ये वाला सवाल नहीं करिएगा कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि बार-बार हम भी कमेंट जब रीड करते हैं तो उसमें देखते हैं ये क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इसमें पिन कर लिए। अगला क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा, आपका पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक है, कैसे है? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ बीएससी से और इस टाइम मैं नर्सिंग कर रही हूँ। समाज में घूम-घूम करके आप गीत संगीत के माध्यम से आप लोगों को जगाने का काम करती हैं। कहीं न कहीं आप संगीत के क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं इस समय। अभी तो आप संगीत के क्षेत्र में हैं। बचपन में जब आप शुरुआत करी, पढ़ाई-लिखाई शुरू करी, तो क्या उस समय भी सपना रहा होगा कि नहीं हम संगीत के क्षेत्र में ही जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बचपन में ऐसा कोई नहीं था कि मैं सिंगर बनूँगी या समाज को जागरूक करूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, समाज के प्रति मेरा प्रेम भाव था कि नहीं मुझे समाज में काम करना चाहिए। लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझे उनके बारे में बचपन से ही थोड़ी भी बहुत फीलिंग थी कि नहीं काश मैं ऐसा होती तो इनको ये करती, वो करती। तो ये मन में था, समाज सेवा का भाव बचपन से ही है। लेकिन ये नहीं था कि संगीत के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे, समाज में काम करेंगे। लेकिन अपना जो समाज है ना, भोला भाला समाज, ये संगीत से ही ज़्यादा सीखता है, मनोरंजन को ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए हमने ये मार्ग चुन लिया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, चूँकि आप मिशन के गीत ही हमेशा गाती रहती हैं, मिशन के गीत के अलावा आप दूसरा कुछ नहीं गाती हैं। मिशन के गीत को गाने की वजह क्या है? मिशन गीत गाने की वजह सबसे बड़ी तो मैंने यही बताया कि हमारे समाज के जो लोग हैं ना, वो संगीत के क्षेत्र में ज़्यादा मतलब रुचि रखते हैं, संगीत से ज़्यादा वो सीखते हैं।
और ये टेलीविज़न के माध्यम से हमारे समाज को ढोंग पाखंड आडंबर से जोड़ा गया, उनको उसमें धकेला गया। तो हम चाहते हैं कि इसी मार्ग से उन्हें बाहर निकाला जाए। तो अपने गीत संगीत के माध्यम से ही मिशन की बातें रखते हैं, महापुरुषों की विचारधारा को जन तक पहुँचाते हैं। मिशन की बात करें तो मिशन में गीत संगीत गाने वाली तमाम गायिका भरी पड़ी हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर पाती हैं जिस तरह से आप एक्टिव रहती हैं और हर जगह जो है कि जा करके लोगों को जगाने का काम करती हैं। और ये कहीं न कहीं ये दिमाग में या फिर कहीं आग लगता है जब व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घटना होता है जैसे छुआ-छूत वगैरह। क्या बचपन में आपको भी कहीं ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है? नहीं, बचपन में मुझे तो सामना नहीं करना, बचपन में सामना नहीं करना पड़ा है, कभी भी? लेकिन नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि होता है ना कि जो कमज़ोर होते हैं ना, जैसे तो वो लोग उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि कमज़ोर मत बनो। क्योंकि मैं बचपन से ही कुछ दबंग टाइप की रही हूँ और मैं किसी से डरती नहीं थी। और कोई मुझे सामने से अगर कुछ कह भी दे बाय द वे, जैसे होता है ना कि जाति को लेके लोग कह देते हैं कि ये है, वो है, तो मैं उसके सामने ही भिड़ जाती थी। तो ऐसा नहीं था कि नहीं, और फिर मैं लड़ के उससे, और तुम मुझसे कैसे ऊँचे हो? हाँ, मेरा किसी से काम नहीं पड़ता था, उनका मुझसे मतलब काम होता था, इसलिए लोग मुझसे ऐसी वाहियात बातें नहीं करते थे। अभी तक का जो आपका जीवन है, अभी तक में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा घटना जो कि मानसिक रूप से मतलब ऐसा प्रताड़ना लोग किया हो कि नहीं, आपको इग्नोर किया हो आपके जाति को देख करके, कभी भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, जाति को लेके नहीं ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, इस टाइम प्रोफेशन को लेके कि नहीं ये समाज में काम करती हैं, लेकिन विचारधारा की लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप डायरेक्ट जाति को लेके अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अ, लेकिन ऐसा होता है, कइयों के साथ हुआ है, मेरे साथ की फ्रेंड्स हैं, ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है। लेकिन मैं बस उनसे कहती हूँ कि बस लड़ना सीखो, हमारा हक है उसे हम छीन लेंगे। जी। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगा, गीत संगीत में आप काफ़ी अच्छा कर रही हैं, आपका पहला गाना कौन सा था? मेरा पहला गाना मैंने खुद लिखा था, बहुजन को जगा लीजिए। अच्छा। हाँ, और उसे मैंने गाया भी अविराज बोस जी के सहयोग से, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया उसे। गाना को थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। जगा लीजिए, जगा लीजिए, जगा लीजिए, जगा लीजिए, आया देश में है बाबा का बहार, बहुजन को जगा लीजिए, बाबा साहब का सपना सजा के धम्म अपना लीजिए, जब ना था अधिकार पीने को पानी, बाबा ने दी उस समय जिंदगानी, जब ना था अधिकार पीने को पानी, बाबा ने दी उस समय जिंदगानी, संघर्ष किए, लड़ाई लिए, कक्षा से बाहर पढ़ाई किए, देश को संविधान देके विश्व रत्न कहाई गए, आया देश में है बाबा का बहार, बहुजन को जगा लीजिए, बाबा साहब का सपना सजा के धम्म अपना लीजिए। काफ़ी मीठा आवाज़ में और काफ़ी सुंदर आवाज़ में इन्होंने गा करके सुनाया। सुनने के बाद काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। अगला क्वेश्चन मैं अब यहाँ से ढोंग पाखंड के टॉपिक पे करना चाहूँगा, चूँकि आप महिला वर्ग से हैं और हमारे समाज में महिला वर्ग जितना ढोंग पाखंड में संलिप्त हैं, जिसके वजह से हमारा समाज दिन प्रतिदिन पीछे जाता है। क्या आपको लगता है कि देवी-देवता वगैरह को मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्यों? ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा। मैं उन्हें मानती हूँ जो जो मेरे सामने होते हैं। मैं महापुरुषों को मानती हूँ, मैं उन्हें मानती हूँ जिनका कुछ इतिहास रहा हो, भारत के आज़ादी में देश के लिए जिन्होंने कुछ किया हो, मैं उनको मानती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आज़ादी से पहले भी तमाम देवी देवता थे, लेकिन क्या किसी का योगदान रहा है भारत की आज़ादी में? ऐसा कुछ नहीं रहा है, इसलिए मैं उन्हें नहीं मानती। इतनी बड़ी धरती है, इसको चलाने वाला तो ज़रूर कोई होगा। इसको चलाने वाला प्रकृति है। प्रकृति है। लोगों का कहना है कि ये भगवान चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति है तो आज ठंडी है, प्रकृति है तो आज गर्मी है, प्रकृति है तो आज बरसात है, प्रकृति है तो आज पतझड़ है। बाकी भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, भगवान ही प्रकृति है। जैसे भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और न से नीर, यही प्रकृति है। हमारे समाज में खास करके महिला वर्ग में भूत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहती हैं। आप महिला वर्ग से हैं, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, भूत को आप देखी हैं कभी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, शायद जो मानते हैं उन्होंने देखा होगा।
भूत को आपने नहीं देखी हैं? और मैं चाहती हूँ कि अगर जिन्होंने देखा वो मेरे पास भेज दे भैया, मैं भी देख लूँ भूत कैसा होता है। अच्छा। तो जो महिलाएँ भूत को लेकर के हमेशा डरती रहती हैं, परेशान होती हैं और यहाँ तक कि उन्हें ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं, खेलती-कूदती हैं इस प्रकार से उनका उनको आप क्या कहना ऐसा चाहेंगी? कुछ नहीं है, वो सब मानसिक बस दिमाग उनका कुछ अच्छे सिस्टम काम नहीं कर पाता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती हैं, तो उनको इलाज की ज़रूरत होती है। आप किसी अच्छे जो दिमाग के डॉक्टर हैं उनके पास दिखाइए, सब सही हो जाएगा। झाड़-फूँक करने के बाद ही आराम मिल जाता है, ऐसा भी देखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बस एक बहाना होता है। अच्छा। हाँ, मेरा मानना है कि बहाना होता है। बाकी कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें, लेकिन वो बस एक विज्ञान के तरीके से देखा जाए तो साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं हमारे भाई जानते होंगे। वो साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं ना, मैंने तो नहीं पढ़ा बट जानते हैं जो ये थोड़ा-सा कि साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं ये दिमाग में ये सब चलता क्या है, वो समझ में आ जाता है ऑटोमेटिक। जी, ये सब विज्ञान है, कोई भूत-पिशाच नहीं है। अच्छा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा महिलाओं से रिलेटेड ही चूँकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहती हैं और समाज को आप जगाने का काम कर रही हैं। एक प्रकार से आप सामाजिक डॉक्टर कही जा सकती हैं। महिलाओं को पर्व करने का जो अभी हुनर एक प्रकार से अलग ही रोष व्याप्त है उनमें और तमाम प्रकार का पर्व करती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये छठ पूजा हो गया बिहार और यूपी में जो काफ़ी तेज़ी से किया जाता है बेटे को लेकर के, इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं? अच्छा सर कि छठ व्रत करने से बेटा पैदा होता है, हाँ यही? जी। तो मैं यही कहने वाली हूँ, मैं यही अपने बहनों से कहूँगी कि ये बताइए कि अगर छठ करने से अगर बेटे की प्राप्ति होती है, तो मैं एक जोड़ी की शादी मैं कराऊँगी अपने पैसे से, और फिर उस जो लड़का होगा उसका पासपोर्ट वीज़ा मैं ही बनवाऊँगी और उसे विदेश भेज दूँगी। और शादी के जिस दिन शादी होगी उसी दिन मैं भेज दूँगी, और फिर आप छठ व्रत करवा के उस लड़की का बच्चा पैदा करवा दीजिए, तब मैं जानूँगी कि छठ माँ व्रत करने से बच्चा पैदा होता है। तो काफ़ी सुंदर सा जवाब रहा और यहाँ पे मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा करवा चौथ को लेकर के जो नई-नई लड़कियाँ जो शादी करके जाती हैं, उनके अंदर एक देखा-देखी भावना जो है कि उत्पन्न होता है करवा चौथ करने से पति का उम्र लंबा हो जाएगा। इसको आप कैसे देख रही हैं? ऐसा अगर होता सर, अगर करवा चौथ करने से पति की उम्र लंबी होती, अगर एक पत्नी व्रत कर रही है तो मान लीजिए 1 साल 2 साल जो भी पति की उम्र बढ़ रही है, तो पति लोग पागल नहीं हैं। वो 100-100 शादियाँ कर लेते और सबको कहते कि सभी लोग व्रत करो मैं अमर हो जाऊँगा। और फिर भी देखिए एक और होता है कि व्रत करती हैं पत्नियाँ सारे पति के लिए, पति एक भी नहीं पत्नी के लिए करते हैं, फिर भी पहले मरता कौन है? पहले बुजुर्ग लोग ही मरते हैं, महिलाएं बच जाती हैं, जो पुरुष वर्ग होता है वही मरता है। इसका कारण मैं बता दूं कि ये अंधविश्वास है, और कि व्रत करने से पति की उम्र बढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि लड़की की उम्र से लड़के का उम्र 4 साल 5 साल अधिक ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि लड़का पहले ही मरेगा, जब वो बुजुर्ग होगा तो पहले ही मरेगा क्योंकि वो 4 साल 5 साल बड़ा था आपसे। तो इस अवधारणाओं से आप लोग बिल्कुल विरक्त रहिए, दूर रहिए, तो भलाई है हमारी। जी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा चूँकि थोड़ा-सा पोज़ कर लीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा चूँकि जब भी समाज के जागरूक लोग सामाजिक महिला वर्ग को, पुरुष वर्ग को जब जगाने के लिए जाते हैं, तो लोगों के द्वारा ये सुनने को मिलता है कि हमारे पूर्वज जो है कि वर्षों से नवमी पूजते आ रहे हैं, वर्षों से छठ पूजा करते आ रहे हैं, दीपावली करते आ रहे हैं, तमाम ढोंग पाखंड की जो भी चीज़ें हैं वो सब करते आ रहे हैं, तो हम कैसे छोड़ दें? इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि हमारे पूर्वज मजबूरी में करते थे, और हम सब कुछ होते हुए भी जानबूझ के कर रहे हैं, जानते हुए भी सब कर रहे हैं। तो अगर वो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज कर रहे हैं, तो भैया हमारे पूर्वज तो धोती कुर्ता पहनते थे, आप क्यों जीन्स पैंट पहन रहे हैं? हमारी महिलाओं से कहना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं तो पहले ब्लाउज तक नहीं पहनती थी, अस्तर तक नहीं ढकती थी, आप क्यों सूट पैंट और अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए? आप क्यों मत पहनिए। अगर पूर्वज की बात की जाए तो ये भी तो परंपरा ही थी हमारी, इसे भी परंपरा मान लीजिए। पहले जो मजबूरियाँ थी अब वो परंपरा बन गई। भारत में कई धर्म हैं, कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, निवास करते हैं। अच्छा धर्म आप किसको कहती हैं? देखिए अच्छा, मैं तो सभी धर्मों के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, जिस धर्म में रहती हूँ उसके बारे में ज़रूर जानती हूँ कि मुझे तो बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब एक भी बात और सोचने की कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में ही क्यों गए? और भी सारे धर्म थे उसमें भी जा सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने पहले सभी धर्मों का अध्ययन किया और उनको लगा कि नहीं, बौद्ध धर्म ही दुनिया में, मात्र बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें
कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी लोग समान हैं, सभी लोग समरसता इसमें, प्रेम है, करुणा है। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में वापसी की, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और इसलिए मैं मानती हूँ कि बौद्ध धर्म ही दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, और ज़्यादातर देश भी बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। यहाँ पे मैं आप साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि सभी धर्मों में बौद्ध धर्म हमारे हिसाब से सही है। जी। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, चूँकि पाखंड को लेकर के अन्य धर्मों को लोग ठुकराते हैं, छोड़ देते हैं। पाखंड तो बौद्ध धर्म में भी है, हीनयान और महायान को लेकर के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हीनयान महायान को की बात आपने की, तो देखिए जो बहुत सारी ऐसे पहले, चूँकि बौद्ध धर्म पहले हमारा बहुत पुराना धर्म है, तो बौद्ध धर्म से बहुत सारी चीज़ें कॉपी की गई हैं अन्य धर्मों में। जैसे ये मान लीजिए रक्षा सूत्र बांधने का, तो बौद्ध में परित्राण सूत्र होता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि जब वो बांधते हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि हमें संदेश है एक लोगों को कि हमें एकजुट रहना चाहिए, हमें लोगों को बंध के रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, उसका परित्राण सूत्र का ये मतलब है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो एक और धर्म में बांधा जाता है, तो उसको ये कहा जाता है कि आपके ये रक्षा करेगा, आपको दुश्मनों से बचाएगा, इसको क्या बोलते हैं, रक्षा करके कुछ बोलते हैं उसको। मैं काफ़ी दिनों का याद, मैं भूल गई हूँ, इसे बांधते हैं लोग। तो ये अलग है कि बौद्ध धर्म में इसे नहीं कहता है कि नहीं आपकी रक्षा करेगा, ये बस आपको संदेश देता है कि नहीं, इस धागे रूपी से अब जैसे धागे में लोग बंध जाते हैं, वैसे ही हमें इकट्ठित होके, संगठित होके हमें रहना चाहिए। लेकिन ये किसी पाखंड को नहीं बताता। और हाँ, लेकिन पाखंड की बात की तो हमारे बौद्ध धर्म में भी पाखंड आ चुके हैं, लेकिन उसका हमें समय रहते विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विरोध करेंगे तो आप ये कहलाए जाएंगे कि आप बौद्ध धर्म के विरोधी हैं। और हमारे जो लोग हैं, कई लोग हमारे भाई, अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि बौद्ध धर्म में भी पाखंड आ गए हैं, तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये तो बौद्ध धर्म विरोधी है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, हमारे घर में गंदगी है तो उसे साफ कौन करेगा? अगर ऐसे गंदगी छोड़ देंगे, ऐसे ही घाव को छोड़ देंगे, तो नासुर बन जाएगा एक दिन। इसलिए हमें अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हमें तुरंत उसका विरोध करना पड़ेगा, ताकि वो आगे चल के बड़ा ना हो और कोई हम पे उंगली ना उठा पाए। बौद्ध धर्म की बात हो रही है, भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या इस समय तेजी से बढ़ रही है। आपको क्या लगता है? और महिला लोग में जो है कि बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि महिला वर्ग काफ़ी ज़्यादा हिंदुत्व को मानती हैं और उन्हीं परंपराओं में फंसी रहती हैं। तो बौद्ध धर्म को कैसे मतलब प्रचार प्रसार किया जाए कि और तेजी से महिला लोग जगें और बौद्ध धर्म के प्रति सचेत हों? बिल्कुल सर, आपने सही क्वेश्चन किया कि महिलाएं कैसे माने। देखिए कोई भी काम अगर जल्दी से हो जाएगा अचानक से, तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा। जी। जो धीरे धीरे होता है ना, जो सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ के जाता है ना, वो कभी गिरता नहीं है। जी। और जो तुरंत जाता है ना, तो अचानक गिर भी जाता है। तो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं धीरे धीरे समझेंगी, और इसके लिए काम करना पड़ेगा हम लोगों को, आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि पुरुष वर्ग की भी इसमें गलती है। पुरुष वर्ग जो हमारे हैं, वो दूर दूर तक वक्ताओं की, हमारे प्रोग्राम्स की जाके देख लेते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं जा पाती हैं, इसलिए वो नहीं जान पाती हैं। और जहाँ भी लोग पहुँच जाते हैं महिलाओं के बीच में, वहाँ की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, तो बस उनको समझाने की ज़रूरत है। तो आपने साफ तौर पे ये बताने का प्रयास किया कि अगर धीरे-धीरे हमारा धर्म आगे बढ़ता है, तो आने वाले समय में बिल्कुल अच्छा होगा। अगर तेज़ी से हम बढ़ा के ले जाते हैं, तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वापस लोग फिर हिंदू धर्म में जा सकते हैं। जी। तो यहाँ से अब हम पाखंड ढोंग पाखंड वाला क्वेश्चन समाप्त करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप सब पिन कर सकते हैं, बाकी हम उसे आगे लेने का प्रयास करेंगे। और अब हम यहाँ से राजनीति का कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे, चूँकि आप बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के आप स्टार प्रचारक बन चुकी हैं। बीएसपी को ही आप क्यों समर्थन देती हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आज मैं अगर बोल भी पा रही हूँ यहाँ से उत्तर प्रदेश में, तो ये बसपा की ही देन है। क्योंकि मैं तो बचपन से ही बसपा ही हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है, हमारे माता पिता, वो सब बसपा ही हैं। क्योंकि वो बसपा की वजह से हम आज अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे रह रहे हैं। ये सब बसपा की ही देन है। अगर नहीं आपको लगता तो आप सर्च करके देख सकते हैं। इससे पहले हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा हरवाही करते थे सवर्णों के घरों में, सवर्णों के खेतों में, और हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हमारी सरकार आई, पहली बार जब बहुजन समाज की सरकार बनी, हमारे पूरे बहुजनों की सरकार बनी, तो उस वक्त लोग सीना चौड़ा करके चलने लगे। हमारे थाने पुलिस में सुनवाई होने लगी। दरोगा आके घर पे पूछने लगा कि नहीं आपके साथ क्या हुआ, अगर कोई गलत होता था तो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी बसपा की देन है कि हम लोग पढ़ें लिखें और हमें इतनी सुविधाएं मिली और हम अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए, तो इसलिए मैं बसपा को ही सपोर्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप ये कहना चाह रही हैं कि बसपा जो है कि अच्छे नीति लेकर के आई उत्तर प्रदेश में, और गरीब समाज के जितने सारे लोग हैं उनके लिए कुछ विशेषाधिकार दिया, जिसकी वजह से आज लोग सुरक्षित हैं। क्या बाबा साहब संविधान जब लिख करके लागू किए, तो लागू करने के बाद लोग सुरक्षित नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बाबा साहब जब संविधान लिख के दिए, तभी बाबा साहब ने कहा कि संविधान तो मैं लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, अगर ये संविधान अच्छे हाथों में गया तो अच्छा साबित होगा और बुरे हाथों में गया तो बुरा साबित होगा। लेकिन बाबा साहब की बात सही भी निकली कि आज तक संविधान बुरे हाथों में रह गया, और संविधान लागू होने के इतने बाद भी आज भी हमारे समाज के लोग गंदे नालों का पानी और कुएं का पानी जो गंदा है वो पीने को मजबूर हैं। अगर संविधान लागू होने से अगर हमें आज़ादी मिल गई होती, हमें सभी अधिकार मिल गए होते हैं, तो आज हमारे लोग वो जो हैं पहाड़ों पे रहते हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, आदिवासियों की ये स्थिति नहीं होती। तो यहाँ पे आप सबों ने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब बीएसपी इतनी ही अच्छी थी, इतना ही अच्छा गरीबों के लिए काम करती थी, तो बीएसपी का ग्राफ आज ज़ीरो की तरफ क्यों जा रहा है? देखिए, इसका कारण है कि सभी लोग एक हैं, जो विरोधी पार्टी सब एक हैं, वो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, और सबको प्रॉब्लम है बीएसपी से, सबको डर है बीएसपी से। सबने मिल के उत्तर प्रदेश की बात किया है, तो सबने मिल के उत्तर प्रदेश से हमारे लोगों को तोड़ा है, हमारे ओबीसी लोगों को तोड़ा है, ओबीसी वर्ग के लोगों को तोड़ा है। जब ओबीसी हमारे साथ था तो हमारी पूर्ण बहुमत सरकार बनी, और जैसे ही इन लोगों ने ओबीसी को तोड़ना शुरू किया तो आज हमारी सरकार गिर गई। लेकिन हाँ, तो समझाने की ज़रूरत है ओबीसी, हमारे मुसलमान वर्ग जितने भी हैं, कि आपको अगर पूरा अधिकार मिल सकता है, हक अधिकार मिल सकता है, आपके मांगों को कोई पूरा कर सकता है, शिक्षा, रोजगार, रोटी, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा आपके बारे में आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आज सरकार गिरी तो सबकी स्थिति खराब है, ओबीसी हो चाहे मुसलमान वर्ग हो चाहे हमारे दलित समाज के लोग हों, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये बसपा के गिरने का कारण है। बहुजन समाज के तमाम लोग हैं जो लगातार प्रोग्राम लगाते रहते हैं। बहुजन समाज का गरीब गरीब समाज है, और एक एक रुपये चंदा लगा करके इकट्ठा करके बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। एक प्रोग्राम करने में लगभग लाखों रुपए का खर्च आता है। पहले इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता था, लेकिन फिर भी ओबीसी वर्ग इतना बीएसपी के लिए एक्टिव था। आज इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, फिर भी लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। तो फिर प्रोग्राम करने का मतलब क्या होता है? बड़े-बड़े प्रोग्राम करने से लोग जुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, एक षड्यंत्र का तो उन्हें तोड़ा जा रहा है ना। एक जैसे उनके मन को डाइवर्ट किया जा रहा है कि नहीं तुम बसपा में सुरक्षित नहीं हो, चाहे ये बात जो भी जैसी भी तरीके से उनको भड़काया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है अपने पद से। लेकिन मैं बता दूं, ओबीसी के अगर कोई आपके लिए काम कर सकता है तो सिर्फ बसपा ही कर सकती है। क्योंकि बस बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से पहले मैं सभी ओबीसी वर्ग के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके ओबीसी से कितने लोग राज्यसभा लोकसभा में गए। आप मैं पूछना चाहती हूँ, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जितने भी ओबीसी के लोग, माननीय कांशीराम साहब ने सबको वरीयता दी, ओबीसी को लोगों को जोड़ जोड़ के लाने का काम किया। और आज राजनीति भी अगर कोई कर रहा है उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लोग, तो ये बसपा की ही देन है। लेकिन सबने बसपा को धोखा दिया, क्योंकि लोगों ने तोड़ने का काम किया। पहले अंग्रेज थे, बोलते थे फूट डालो राज करो की नीति। आज अपने ही देश के विरोधी लोग, विरोधी पार्टियां, वो फूट डालो राज करो की नीति हम पे फूट डाल के, ओबीसी, एससी एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी में फूट डाल के, और हम पे फिर वो राज करने लगे। तो ओबीसी के लोग लगातार टूट रहे हैं, हमारे समाज से बिल्कुल दरकिनार होते जा रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर धर्म के नाम पे हम बोल दें कि आप मिशनरी बन जाओ, तो वो हमसे बराबर बिल्कुल दूरी बना के रहते हैं, दूरी बना ही लेते हैं। उनके मन में ऐसा जो है कि पता नहीं कैसा भाव जग जाता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि इस देश के अमूल निवासी हैं, और हम सदियों से यही किया जा रहा है। अगर अगर हम टूटे नहीं होते तो हमारे ऊपर राज नहीं किया गया होता। सदियों से हमारे हक अधिकार को सब छीना गया, क्योंकि हम बिखरे रह गए। और आज भी एक बार इकट्ठा हुए हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन फिर हमें तोड़ दिया गया। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम जब एकत्रित होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। ओबीसी समझाएंगे कि आप लोग महापुरुषों को पढ़िए, पेरियार ललित सिंह यादव को पढ़िए, ओबीसी कहते हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा को पढ़िए। अब जितने भी हमारे महापुरुष हैं ओबीसी से, आप उन सबको पढ़िए कि उन सबका मिशन क्या था। तब आपको आप समझ पाएंगे कि नहीं हमें किस रास्ते पे चलना है और किस रास्ते पे नहीं चलना। बाकी आप लोग समझदार हैं। आपने ओबीसी को ये बोला, और विरोधी पार्टियों पे आपने ये आरोप लगाने का प्रयास किया कि विरोधी पार्टियां जो हैं ओबीसी को जो है कि तोड़ रही हैं, बीएसपी से ओबीसी को लगातार तोड़ रही हैं, जिसकी वजह से बीएसपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बीएसपी के लोग कब जो है कि प्रयास करते हैं ओबीसी को जोड़ने के लिए? देखिए, पार्टी की बात की जाए तो लगातार लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन थोड़े और प्रयास की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। हमारे सभी बसपा से पदाधिकारी हैं, चाहे जितने भी, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि और भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है।
हमें अभी जो मेहनत हम कर रहे हैं वो मुझे अभी वो उतना नहीं हो पा रहा है जितना पर्याप्त चाहिए। बस हम इतना ही चाहेंगे कि कहेंगे कि और हमें मेहनत की ज़रूरत है और हमें मेहनत करना पड़ेगा, तभी हमारे ओबीसी लोग जुड़ेंगे। जिस प्रकार से माननीय कांशीराम साहब ने किया था, जो उनको उनके महापुरुषों की विचारधारा को बता बता के जन जन तक पहुँचा पहुँचा के ओबीसी के लोगों को बता बता के जैसे उन्होंने जोड़ा था, वैसे भी हमें ही करना पड़ेगा। मान्यवर कांशीराम साहब जब जीते थे, उस समय जब पार्टी का काम शुरू किए तो वो गांव-गांव जाते थे, लगभग जो भी प्रदेश होता था उसके जिले में जाते थे, प्रखंड लेवल तक जाते थे। अगर प्रखंड लेवल तक काम नहीं बनता था तो गांव तक भी वो जाने का प्रयास करते थे। आज बहन जी तो वैसी बीएसपी के जो शुरुआती प्रचारक कहे जाते हैं वो गरीब समाज के ही लोग होते हैं और अपना एक एक पैसा बचा करके बीएसपी का प्रचार प्रसार करते हैं। बीएसपी से उनको कहीं कोई लाभ नहीं होता, कोई फंड नहीं आता है जिसको लेकर के वो प्रचार प्रसार करें। लेकिन वहीं पर अगर बीएसपी के प्रभारी लोगों को देखा जाए, जो प्रदेश में काम करने के लिए पार्टी की ओर से उन्हें फ्री गाड़ियाँ दी जाती है और बिल्कुल उसमें पेट्रोल तक फ्री दी जाती है ताकि प्रदेश भर में घूम करके लोग काम करें। लेकिन गांव स्तर तक लोग नहीं पहुंचते हैं, पहुंच करके अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार जो है कि बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है। क्या आप भी इन प्रभारियों को मानती हैं जिम्मेदार गलती के लिए? अभी तो मैं बोल दूंगी ना तो बोलेंगे कि ये बसपा विरोधी है। इनके बारे में कुछ बोल दिया तो बोलेंगे कि बसपा विरोधी है, लेकिन इनको ये नहीं दिखेगा कि नहीं, जो ज़मीन पे काम करता है वही सवाल तो वही करेगा ना। सवाल तो हमसे पूछे जाते हैं क्योंकि हम ज़मीन पे काम करते हैं। लोगों का तमाम रोज़ नए नए सवाल होते हैं, उसके जवाब हम देते हैं, जवाब देते थकते हैं, लेकिन क्या करें, जवाब देना है। इनकी नाकामियों की वजह से हमें जवाब देना है। लेकिन जिसको कहना है विरोधी है तो आप कह सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम बताएगा कि मैं बसपा विरोधी हूँ कि नहीं हूँ। मैं बचपन से बसपाई हूँ, मैं बसपा को मानती हूँ, बहन जी को मानती हूँ, बचपन से ही मानती थी, मानती हूँ और मानती रहूँगी। लेकिन मैं इन जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं बहन जी ने आपको पद दिया है, आप सक्षम नहीं हैं। अब बहन जी सक्षम नहीं हैं लोगों के बीच में जा सकें। आपको पद किस लिए दिया है उन्होंने? लोगों के बीच में जाने के लिए तो दिया है, लेकिन आपको तो बस ऐशो आराम में रहना है, आपसे किसी काम से मतलब नहीं है। इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों से नाराज़ हूँ और ये इनको जो सौंपा गया है वो नहीं करते हैं। बहुत मैं नाराज़ हूँ इन लोगों से। तो साफ तौर पे आपने ये कहने का प्रयास किया कि पदाधिकारी लोग जो है कि गलती करते हैं और उन्हें ये गलती नहीं करना चाहिए। जिस ये तो जिम्मेदारी को दी गई है वो जिम्मेदारी खास तौर से निभाना हाँ, चाहिए। ये तो गलतियाँ करते हैं, उसके पीछे हमारा समाज पूरा जा रहा है। जी हमारे समाज को भोगना पड़ता है, हमारे समाज के लोग टूट रहे हैं इनकी गलती की वजह से, जी क्योंकि कोई नहीं जाता बीच में। जी इनकी ये गलती करते हैं, फिर हम समाज के बीच में जाते हैं तो सवाल हमसे किए जाते हैं। जी तो इनसे इसीलिए हम नाराज़ हैं कि आपकी गलती की वजह से पूरा हमारा समाज पीछे आज जी प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसके पूरे पूरे जिम्मेदार हमारे पदाधिकारी हैं। जी बहन जी हर जगह तो पहुंच नहीं सकती। सारी कितने पूरे इतने उत्तर प्रदेश में इतने ज़िले हैं और इतने विधानसभा हैं, लोकसभा हैं, तो बहन जी हर जगह से तो लोगों को जोड़ नहीं पाएंगी, लोगों को बोल नहीं पाएंगी। इसलिए तो बनाए गए हैं पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इसलिए तो बनाए गए हैं। जी लेकिन ये लोग अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, चूँकि प्रभारी लोग जो हैं वो उन्हें फ्री छोड़ दिया गया है तो फिर वो एक्टिव रहेंगे कैसे? मिश्रा जी जो हैं राष्ट्रीय लेवल में पदाधिकारी हैं और उन्हें चाहिए कि प्रदेश प्रदेश घूम करके प्रत्येक प्रभारियों से जवाब लिया जाए कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया। लेकिन वो नहीं घूमते हैं, तो क्या उनके वजह से पार्टी को दिक्कत नहीं है? होती है सब। एक परिवार में अगर सदस्य हैं तो एक सदस्य काम करेगा और चाहे सब सोचेंगे कि मुखिया काम करे, तो मुखिया तो नहीं कर पाएगा ना सबके लिए काम। तो सबको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो वही परिवार बिखरता है, टूटता है। लोग उस परिवार से कहते हैं ना कि अलग बिलग होने का काम होता है। जी तो इसीलिए लोग उस परिवार में जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो अलग बिलग होने लगते हैं। जी। एक गलती करता है सब टूटते हैं, वही हाल है। तो आप सबों ने पार्टी से जुड़ा तमाम सवालों को समझने का प्रयास किया है, बीएसपी से जुड़ी तमाम सवालों को समझने का प्रयास किया। मैं यहाँ पे एक और नॉर्मल क्वेश्चन करना चाहूँगा, चूँकि अभी लोकसभा का चुनाव नज़दीक में आने वाला है और आप क्या देख रही हैं, कौन सा जो है कि भारत में जो अभी मेन पार्टी है जिसका सरकार है, उसके विपक्ष में कौन पार्टी है जो मजबूती से खड़ा है? देखिए वो तो लोगों को दिखेगा ही जब चुनाव होगा। हम पहले नहीं बता सकते कि नहीं कौन किसके विरोध में है, चाहे कौन आगे है, चाहे कौन पीछे है, क्योंकि चुनावी नतीजे इतने खतरनाक आ जा रहे हैं कि हम कह ही नहीं सकते कि नहीं कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है। जी आप लोग देख ही सकते हैं, जी ऐसे ऐसे नतीजे आ रहे हैं। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हमें खुद की पार्टी को मजबूत करना होगा। अगर अब नहीं कर पाएँ तो बहुत
बहुत गलत होगा हमारे समाज के लोग। हम तो मान लीजिए हम तो सक्षम है, हमारे घर में नौकरी है, चाकरी है, हम तो अच्छे से कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे समाज का क्या होगा? जिनके जो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, उनका क्या होगा? मैं तो उनके लिए लड़ रही हूँ। मैं तो उनके लिए बसपा का साथ दे रही हूँ कि हमारी सरकार बनती तो वो लोग भी आज अच्छे नौकरी में होते, अच्छे पोस्ट पे होते। क्योंकि मैं तो सक्षम हूँ, मैं तो कमा सकती हूँ, इतने मेरे में काबिलियत है, लेकिन मैं लड़ किसके रही हूँ? अपने पीछे समाज के लिए। तो हमारे सभी बसपा के लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग भी खुद के लिए ना सोच के उन समाज के लिए सोचिए और सच आज ही से लग जाइए। 24 की तैयारी आज से ही करना शुरू कर दीजिए। ये ठान लीजिए कि नहीं हमें इस बार सरकार बनानी है। अगर जिस दिन हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी ये ठान लिया कि नहीं मुझे सरकार बनानी है, तो उस दिन सरकार बन जाएगी। यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन धीरे-धीरे समापन की ओर जा रहा है और एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा कि महिला वर्ग जो हमारे समाज की है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? महिला वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, समता समानता का अधिकार सबसे पहले बाबा साहब ने महिलाओं को वरीयता दिया है। तो हमें किसी से पीछे नहीं रहना है, हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चाहे राजनीति हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना है और आगे बढ़ना है, पुरुषों से अधिक करके दिखाना है। जी। आपके फैन फॉलोवर आज लाखों में हैं, महिला वर्ग भी है, पुरुष वर्ग भी है। आप अपने फैन फॉलोवर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात कि मेरे फैंस फॉलोअर में सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग हैं, ये जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और ढेर सारा प्यार आप सभी का मुझे मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप हमें प्यार दुलार सपोर्ट करते रहें और कुछ भी हमसे गलती हो तो उसे आप लोग मुझे इग्नोर ना करें और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं कि नहीं आपने इसका जवाब नहीं दिया, चाहे ये गलती हुई आपसे तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगी और ये नाराज़गी आप लोग बिल्कुल ना रखिए कि ये रिप्लाई नहीं करती हैं। मैं पढ़ती सबका हूँ भैया, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि नहीं किसने मुझसे क्या सवाल किया है, कौन मुझे क्या कहता है, लेकिन मैं मजबूर है, मैं किसी एक का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं जो किसी एक का जवाब दूंगी तो बाकी सारे लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे और ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं सबका जवाब दे पाऊँ। तो ऐसा आप लोग मन में ना रखिएगा, बाकी आप लोग का प्यार मुझे बहुत मिलता है और मेरी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारा प्यार। जी। यहाँ पे मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा चूँकि आपके स्कूल का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है और बहुत लेट हो गया, जी, आज बहुत तो ज़्यादा नहीं लग लेट रहा हो है गया लेट और होने आप वाली। इतना मतलब समय निकाल कर के हमारे फैन फॉलोवर और चैनल को आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद और आप आज इस खास एपिसोड में प्रीति बौद्ध जी को आप सबों ने सुना, इसके लिए आप सबका भी आभार और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस प्रीति बौद्ध जी के खास एपिसोड को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो महिला वर्ग नहीं जगती हैं, उनके पास भी शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जी।